हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 29 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो में हम 27, 28 और 29 तीन दिन के करंट अफेयर की बात करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों में अति व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर नहीं लेकर आ पाया था। आपने देखा कि इस प्रकार से एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो उन्हीं सब चीज़ों की तैयारी में हम पूरी टीम हमारी लगी हुई थी और लगातार आप लोगों के लिए हम काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं अपने पर्सनल काम में व्यस्त था, उसी के कारण आप लोगों के लिए 3 दिन का वीडियो नहीं लेके आ पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे आपका कोई नुकसान होगा। मैं आज आपके पूरे करंट अफेयर को, पिछले 3 दिनों का जितने भी न्यूज़ हैं, सारी इस वीडियो में कवर कर लूँगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और हाँ, एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। केवल 100 दिन आपके पास में शेष हैं और इन 100 दिनों में आप क्या करेंगे उसी से तय होगा कि आप एमपीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। इन 100 दिनों की पूरी स्ट्रैटेजी के लिए हमारा वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन में लिंक दी हुई है, यहाँ से आप इस वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी 2020 के लिए हमारे यहाँ प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध हैं 1299 रुपये में हिंदी माध्यम के लिए, 1399 रुपये में अंग्रेजी माध्यम के लिए। और इन दोनों में से कोई भी अगर आप लेते हैं तो ये जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, ये इनके साथ आपको फ्री मिलेगी। चाहे आप इस कोर्स को लें, चाहे इस कोर्स को लें, आपको ये फ्री मिलेगी। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 125 टेस्ट इसमें है, 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भाग ले रहे हैं और हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 399 में इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर लें और प्लीज़ कॉल आप 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में लगाएं, इसी समय कॉल अटेंड होंगे। बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। अगर आपने आज ही मान के तय कर लिया कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, या आपने संदेह किया कि क्या पता आप ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आधी हार आपने तय कर ली खुद के लिए। अगर आपने मन में ये मान लिया कि नहीं, इस काम को मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ, तो आपका मन आपके लिए उसी प्रकार की चीज़ों को सामने प्रस्तुत कर देगा। यकीन मानिए, दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है आपका मन। ये वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे आप बैठकर जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप सोचेंगे मैं हार रहा हूँ तो आप हारेंगे, आप सोचेंगे मैं जीत रहा हूँ तो आप जीतेंगे। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो मन को मजबूत बनाइए और जीतने पर लग जाइए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिविजन। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग कब से अनिवार्य कर दिया गया है? तो 1 जनवरी 2021 से। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तीसरा प्रश्न, सेम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसका विकास किस देश की सहायता से किया गया है? तो भारत और इजराइल ने विकास किया है। चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100%। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, इन्होंने किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो स्वच्छता ऐप का शुभारंभ किया गया है। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित झीलों वाले आर्द्र क्षेत्र स्टार्टस्पुक झील और कार झील, इसको रामसर स्थलों की सूची में भारत के 42वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो लद्दाख में ये दोनों झीलें। सातवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म प्रभाग, फिल्मोत्सव निदेशालय, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, इसको किस में समाहित करने को मंजूरी दे दी? तो इन चारों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित किया जाएगा। आठवां प्रश्न है कि इसरो ने किस आईआईटी में स्पेस एकेडमिक सेंटर खोला है? तो ये आईआईटी बीएचयू में खोला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नवा प्रश्न है कि यूनिसेफ फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? तो ये सुप्रीतम भट्टाचार्य जी को दूसरा पुरस्कार मिला है। 10वां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 500 मिलियन डॉलर की है परियोजना है। 11वां प्रश्न है कि यूएन वीमन और किस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया है? तो केरल में। 12वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के पहले तेल और गैस रिजर्व को देश को समर्पित किया है? तो पश्चिम बंगाल। 13वां प्रश्न है कि एडीबी ने किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा को। 14वां प्रश्न है कि बीसीसीआई के निर्विरोध उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने राजीव शुक्ला। और 15वां प्रश्न है कि नाडा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये 2 साल के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि देश की पहली चालक रहित यानी बिना ड्राइवर की ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है।
और ये लाइन जनकपुरी पश्चिम से लेकर बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच में है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह से स्वचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया और इस कार्ड सेवा के द्वारा किसी भी देश में किसी भी भाग में जारी किए गए रुपए या डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में कर पाएंगे। बात करें दूसरे प्रश्न की कि किन दो राज्यों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को रवाना किया है, तो 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच में शुरू की गई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के सालीमार, ये दो जगहों का नाम है, इनके बीच 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। और इससे पहले तक 99 किसान रेल चल रही थी जो 14 राज्यों में चल रही हैं। इसके अलावा किसान रेल क्या होती है, ये सस्ती दरों पर जो कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे कि हम मान के चले महाराष्ट्र में कुछ सब्जियां वगैरह ज़्यादा होती हैं, बंगाल में कम होती है, तो बंगाल में इनकी मांग है, तो महाराष्ट्र संगोला से चलेंगी ट्रेन तो शालीमार पहुंच जाएगी, शालीमार से चलेगी तो संगोला पहुंच जाएगी, तो एक दूसरे को कृषि उत्पादों को ये आदान प्रदान करेंगे, राइट, ताकि उनकी उचित मूल्य मिल सके। तो जल्दी खराब होने वाली उपज के परिवहन में भी ये मदद करेगा, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली जो किसान रेल चली थी वो 7 अगस्त को चली थी। ये महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू हुई थी तो बिहार के दानापुर ये पहुंची थी। बात करें तीसरे प्रश्न की कि भारत ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने सभी समुद्र तटों पर 28 दिसंबर को कितने नीले झंडे या जिसे कहा जाए ब्लू फ्लैग फहराए हैं, तो 8 नीले झंडे फहराए हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये नीले झंडे क्या हैं, तो भारत ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया और इस अभियान के तहत अपने सभी समुद्र तटों पर 28 दिसंबर को 8 नीले झंडे फहराए। अब 8 ही क्यों फहराए, क्योंकि भारत को एक ही प्रयास में 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है और ऐसा ये दुनिया का पहला देश बना है। अब किन किन 8 समुद्री तटों को प्राप्त हुआ है, तो केरल का काप्पड़, गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड और पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के ऋषिकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन जो कि पुरी में है, अंडमान और निकोबार के राधनगर, ये जो है इनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ये क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देता है, एक प्रकार का इको लेवल है कि ये जो बीचेस हैं ये इको फ्रेंडली हैं और 33 कड़े मानकों पर आधारित ये है। और सरकार का कहना है कि अगले 3 से 4 साल में भारत के 100 से ज़्यादा बीचेस के लिए हम इस प्रकार का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे। बात करें चौथे प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच 27 सितंबर को नौसेना अभ्यास पास एक्स इसका जो है संपन्न हुआ है और ये संपन्न हुआ भारत और वियतनाम के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत और वियतनाम के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत दक्षिणी चीन सागर, ये याद रखिएगा दक्षिणी चीन सागर इंपॉर्टेंट है, लगातार खबरों में ये रहता है। तो इन दोनों देशों को 2 दिवसीय समुद्री मार्ग अभ्यास पास एक्स, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक जहाज जब दूसरे देश के सीमा या दूसरे देश पहुंचता है तो उन दूसरे देशों की जो नौसेनाएं होती है वो आपस में इस प्रकार का अभ्यास करती हैं। तो ये 27 दिसंबर को पूरा हुआ और भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन, नाम याद रखिएगा, ये मानवीय सहायता को लेकर, कोरोना के काल में मानवीय सहायता को लेकर बाढ़ पीड़ित प्रभावित लोगों के लिए 15 टन राहत सामग्री लेकर वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर के न्हा रोंग बंदरगाह पर पहुंचा है। ये सहायता मिशन सागर तृतीय भारत सरकार की एक योजना है, मिशन सागर, जिसमें भारत सरकार के आसपास जो देश हैं जो समुद्र में स्थित हैं या समुद्र के पास में स्थित हैं उन तक हमारी मानवीय सहायता पहुंचाई जाती है। तो इसी मिशन के तहत भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान मित्र देशों को मानवीय और आपदा राहत सहायता भारत देता रहा है। बात वियतनाम की करें, यहाँ की राजधानी हनोई है, राष्ट्रपति न्युएन युआन फुक है और मुद्रा यहाँ की वियतनामी डोंग है। अब मैप में मैं आपको वियतनाम लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको वियतनाम जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व की तरफ। पूर्व में आप जाएंगे, ये म्यांमार है, म्यांमार के बाद देखेंगे ये लाओस है और लाओस के बाद ये देखेंगे तो ये है वियतनाम। अब ये जो पास एक्स अभ्यास हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो ये यहाँ पर हुआ है और यही है साउथ चाइना सी, ये आपको याद रखना है, ये है साउथ चाइना सी। और चाइना कहता है कि ये इस पर इसका अधिकार है और इसलिए लगातार ये क्या करता रहता है, चर्चा में बना रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई है, ऊपर इसकी सीमा चाइना के साथ में, इधर इसकी सीमा लाओस के साथ में और नीचे इसकी सीमा कंबोडिया के साथ में लगी हुई है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 5वां है कि विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर
28 दिसंबर को किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं? तो ये कतर पहुंचे हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विदेश मंत्री भारत के डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर या डॉक्टर एस जयशंकर ये 2 दिन के दौरे पर कतर गए हैं और कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और दूसरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे ये मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर जी की ये पहली कतर यात्रा है, ये आप याद रखेंगे। और भारत और कतर के बीच में मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। दोनों देशों के बीच 2019-20 में करीब 10.95 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें कतर की तो इसकी राजधानी दोहा है। अमीर यहाँ के, अमीर मतलब एक प्रकार से शासक कह सकते हो, यहाँ के राजा ये जो है शेख हमद बिन खलीफा अल थानी है और मुद्रा यहाँ की कतरी रियल है। अब मैप में मैं आपको कतर लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको कतर जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे, ये अरब देश पहुंचेंगे और अरब देशों में देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये देश, ये कतर है जिसकी राजधानी यहाँ पर आप दोहा देख पा रहे होंगे। ये तीनों तरफ से पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है और कतर में आप याद रखिएगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होना है। अब इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात है, लेकिन इसकी सीमा केवल सऊदी अरब के साथ लगी हुई है और एक और छोटा सा देश इधर स्थित है, ये बहरीन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न छठवां है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को भारत के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो इसके अवसर पर किस नाम से एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जारी किया है? तो इन्होंने ई संपदा नाम का एक वेब पोर्टल मोबाइल ऐप जारी किया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर ई संपदा के नाम से एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जारी किया है और इसके तहत 28 शहरों में 1 लाख से अधिक जो सरकारी आवास हैं, 45 सरकारी संगठन हैं, उनके लिए कार्यालयों के जो स्थानों का आवंटन होना है। 1176 हॉलीडे होम की बुकिंग के अलावा काफ़ी सारी सेवाएं एक ही जगह से प्राप्त की जा सकेंगी और पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता देश भर में कहीं भी अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे, जरूरी दस्तावेज जमा कर पाएंगे और वर्चुअली सुनवाई के लिए भी उपस्थित हो सकेंगे। बात करें 7वें प्रश्न की कि किस संस्थान ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च की है? और इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसको नाम दिया है डिजीबॉक्स। ये जो है पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, आत्मनिर्भर भारत, इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। क्योंकि ये भारत के पास अपना स्वयं का अब क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सामान्य जनता और उपभोक्ता या जो भी चाहेगा वो अपना डाटा सेव कर पाएगा। ये उसी प्रकार से जैसे आप गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं या वन ड्राइव का यूज़ करते हैं, तो ये क्लाउड स्टोरेज फाइल शेयरिंग सेवा डेस्कटॉप, iOS और एंड्रॉयड इन तीनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी और इस डिजीबॉक्स में 20 GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस मुफ्त में मिलेगा और प्रतिमाह 30 रुपये के हिसाब से आप 100 GB तक स्पेस इसमें बुक कर पाएंगे। बात करें नीति आयोग की तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं। अध्यक्ष याद रखिएगा प्रधानमंत्री पदेन होते हैं और CEO इसके अमिताभ कांत हैं। बात करें 8वें प्रश्न की कि किस शहर में 21 साल की आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनी है? और ये तिरुवनंतपुरम में बनी है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर 21 साल की छात्रा हैं आर्या राजेंद्रन। ये सेकंड ईयर में अभी पढ़ रही हैं, लेकिन ये देश की सबसे युवा महापौर होंगी। और BSc गणित की छात्रा आर्या जो है वहीं उसी शहर में मुदवन मुगल ये जगह है, यहाँ से पहली बार पार्षद चुनी गई हैं और आर्या की पार्टी है माकपा। इसने इस 100 सदस्यीय जो निगम है इसके अंदर 51 सीटें जीती हैं। तो और इस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है जिनका जीतना पूरी तरह से तय है क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है, 51 सीटें हैं 50 में से। बात करें 9वें प्रश्न की कि किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होगी? और इसको स्थापित किया जाएगा गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये जल्द ही गुजरात में स्थापित की जा रही है और इसको स्थापित किया जाएगा मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ये देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है और इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का ये निवेश करने वाली है।
ये जो रिफाइनरी बैटरी होगी ये बैटरी ग्रेड सामग्री होगी, यानी कि आपने मोबाइल में देखा होगा ये जो आपके मोबाइल में बैटरी होती है वो लिथियम से ही बनी होती है और इसके उत्पादन के लिए लिथियम को प्रोसेस किया जाएगा। याद रखिएगा भारत में लिथियम नहीं पाया जाता और इसके लिए ये जो कंपनी है मणिकर्ण पावर, इसने ऑस्ट्रेलिया से कुछ समय पहले ही लिथियम को वहाँ से प्राप्त किया था और लिथियम एक प्रकार का दुर्लभ तत्व है और इसका यूज़ जो है खासकर मोबाइल वगैरह की बैटरी बनाने में तो किया जाता है, लेकिन जो अब ई मोबिलिटी का ज़माना आ रहा है, ई वाहन आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाले वाहन आ रहे हैं, तो उनमें भी इसी बैटरी का यूज़ किया जाता है। बात करेंगे गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो इसकी जो शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में की गई है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का एक अभियान पहले से चल रहा है, एक जनपद, वो नाम क्या है उसका, एक जनपद एक उत्पाद के नाम से, और ये क्या है, एक जिला एक शिल्प के नाम से अभियान है, तो दोनों के नाम में अंतर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प के नाम से एक अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत राज्य प्रत्येक जिले की जो स्थान की परंपरागत कला होंगी उनको प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चला रहा है। इसी के तहत जरदोजी हस्तकला, जिसके लिए भोपाल प्रसिद्ध है, इसको बढ़ावा देने के लिए भोपाली नाम से भोपाल में एक प्रदर्शनी लगाई गई और करीब 30 दिसंबर तक ये प्रदर्शनी चलनी है। बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, और ये सम्मानित किया गया पंडित सतीश व्यास को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो मध्य प्रदेश में 26 दिसंबर से जो तानसेन महोत्सव है ये शुरू हो गया है और इस महोत्सव में के उद्घाटन समारोह में जो संतूर वादक हैं पंडित सतीश व्यास, याद रखिएगा ये क्या बजाते हैं, तो संतूर, इनको प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है और भोपाल स्थित अभिनव कला परिषद संस्थान को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार दिया गया है, तो 2 पुरस्कार दिए गए हैं। समारोह का उद्घाटन ग्वालियर में जो तानसेन जी की समाधि है वहां पर किया गया और इसका समापन 30 दिसंबर को होगा और ये समापन तानसेन जी की जो जन्मस्थली है बेहट गांव वहां पर होगा। बात करें 12वें प्रश्न की कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है, और ये मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने धर्म स्वतंत्र यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित कर दिया है और इस विधेयक के प्रावधान के अंतर्गत अगर किसी महिला के धर्म को जबरन परिवर्तित किया जाता है तो उसकी सजा 10 वर्ष और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना इसमें तय किया गया है। इसके साथ ही नाबालिग समूहों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग हैं उनका भी धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं और सरकार इस पर अब अध्यादेश के रूप में इसको लागू करने की विचार कर रही है, क्योंकि जो विधानसभा है उसका चलना लगभग अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि कोविड के कारण। बात करें 13वें प्रश्न की कि किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है, और इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की गई है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं विजय शाह, इनके द्वारा विश्व प्रसिद्ध जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है इसमें भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी इसको लॉन्च किया गया है और ये जो गतिविधि होगी बफर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी, यानी कि कोर एरिया के अंदर ये गतिविधि नहीं होगी हॉट एयर बैलून वाली। इसमें लोग बाघ, तेंदुआ, भारतीय भालू और दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनको ऊंचाई से देख पाएंगे। देश में किसी भी टाइगर रिजर्व में ये इस प्रकार का पहला काम है। अभी तक सिर्फ जीप से ही वाइल्ड लाइफ सफारी हो जाती थी, यानी जीप के माध्यम से वो देख सकते थे, लेकिन अफ्रीका में हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई थी, तो उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में भी हॉट एयर वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की जा रही है। बात करें 14वें प्रश्न की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वास्थ्य योजना सेहत की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत की गई है इनके द्वारा जम्मू कश्मीर में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की जनता के लिए स्वास्थ्य योजना है सेहत, इसका उद्घाटन किया। क्या है ये स्वास्थ्य योजना सेहत? एक्चुअल में यह आयुष्मान भारत योजना ही है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, तो जिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था उन सभी लोगों के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है और इस योजना में 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। तो करीब जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन नहीं आते थे।
बात जम्मू कश्मीर की करें, यहाँ की राजधानी श्रीनगर है, राज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा हैं। आगे बढ़ेंगे, बात 15वें प्रश्न की होगी कि केंद्र सरकार की योजना सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला छठवां राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है राजस्थान, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो राजस्थान वित्त मंत्रालय की योजना है सुगमता से व्यापार, इस सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठवां राज्य बन गया है और राज्य अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से करीब 2,731 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन जुटा पाएगा, उसके लिए वो योग्य हो गया है। और राजस्थान के अलावा 5 जो दूसरे राज्य हैं उसमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। बात 16वें प्रश्न की होगी कि 27 दिसंबर को किस प्रख्यात नृत्य विशेषज्ञ का निधन हो गया। याद रखिएगा, ये नृत्य विशेषज्ञ थे, नृतक नहीं थे। इनका नाम है सुनील कोठारी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो सुप्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार, विद्वान और समीक्षक, यानी नृत्य के ऊपर काफ़ी इन्होंने स्टडी की है। सुनील कोठारी, इनका 27 दिसंबर को निधन हो गया, 87 वर्ष के थे, कोविड से बीमार थे। और 20 दिसंबर 1933 को इनका मुंबई में जन्म हुआ था। पेशे से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन नृत्य के प्रति काफ़ी इनका लगाव था, इसके कारण वे इसी क्षेत्र में काम किया और भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर करीब 20 किताबें इन्होंने लिखी। इन्हें 1995 में नृत्य के विकास में योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें 17वें प्रश्न की कि भारत में जन्मे किस देश के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रॉबिन जैकमैन का निधन हो गया है, तो ये इंग्लैंड के थे, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारत में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, पूर्व क्रिकेटर और दक्षिण अफ्रीका के लिए कमेंट्री करते थे रॉबिन जैकमैन। इनका 75 साल की आयु में 25 दिसंबर को निधन हो गया। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था और इन्होंने 1974 से लेकर 1983 के बीच में इंग्लैंड के लिए करीब 15 वनडे मुकाबले खेले और 33 विकेट भी लिए और 54 रन भी बनाए थे। रॉबिन जैकमैन की बात करें तो संन्यास के बाद दक्षिण अफ्रीका में ये कमेंटेटर बन गए थे और कई सालों तक ये कमेंट्री करते रहे। बात करें 18वें प्रश्न की कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो इसकी स्थापना उड़ीसा में की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने घोषणा की है कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित किया जाएगा और इसका निर्माण राउरकेला की जो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस है उसमें किया जाएगा। करीब 15 एकड़ जमीन में फैला होगा, 20,000 लोगों को बैठने की इसमें व्यवस्था होगी और उड़ीसा के अंदर 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप होना है, इसकी मेजबानी भी भुवनेश्वर और राउरकेला में होगी। तो राउरकेला का यही स्टेडियम होगा जहां इसकी मेजबानी की जाएगी। और ये आपको याद रखना है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन भी उड़ीसा में ही हुआ था। बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। बात 90वें प्रश्न की होगी कि किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट में पदार्पण किया है, और ये पदार्पण किया गया है शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट में पदार्पण किया और 2001 के बाद ये तीसरा मौका है जब 2 या 2 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी जमीन पर एक साथ पदार्पण किया हो, यानी मैच में पहली बार खेला हो टेस्ट मैच में। और वीरेंद्र सहवाग और दीपदास गुप्ता ने 2001 में दक्षिण अफ्रीका में एक साथ पदार्पण किया था, जबकि विराट कोहली, अभिनव मुकुंद और प्रवीण कुमार ने 2011 में वेस्ट इंडीज में एक साथ पदार्पण किया था। बात करें गिल और सिराज की, तो टेस्ट पदार्पण के साथ टेस्ट खेलने वाले भारतीयों की संख्या अब 298 पहुंच गई है। बात करें 20वें प्रश्न की, अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है, तो ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहा जाता है इसको, या कोटला स्टेडियम भी शॉर्ट में कहा जाता है। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के जो पूर्व अध्यक्ष थे दिवंगत नेता अरुण जेटली, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया और अरुण जेटली स्टेडियम, जिसको फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहा जाता है, इसमें इनका अनावरण किया गया। अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जो जन्मदिन होता है 28 दिसंबर, उसकी 68वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। बात करें 21वें प्रश्न की कि ICC का दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं विराट कोहली, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को
आईसीसी में दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और दशक का यानी पिछले 10 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। अगर पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो इन्होंने टेस्ट, टी20 और वनडे में 56.97 की औसत से करीब 20,396 रन बनाए हैं और इन्होंने इस दशक में 66 शतक और 94 अर्धशतक लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके महेंद्र सिंह धोनी, इनको आईसीसी ने दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है और ये सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि 2011 में एक टेस्ट मैच के दौरान रन आउट हुए थे इंग्लिश बल्लेबाज, उनको इन्होंने वापस बुला लिया था और इसी के कारण इनको यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान के राशिद खान को आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, इनको आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी ये बने हैं। बात करें 22वें प्रश्न की कि आईसीसी की दशक की महिला टीमों में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो भारतीय खिलाड़ी 4 खिलाड़ियों को मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी और पूनम यादव, यानी इन सभी को इन टीम्स में शामिल किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की दशक की जो वनडे टी20 महिला टीमें चुनी गई हैं उसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज, जिनको आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनको शामिल किया गया है। टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर जो ये हैं, इनको शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी, इनको शामिल किया गया है और स्पिन गेंदबाज पूनम यादव, इनको शामिल किया गया है। आईसीसी ने वनडे टीम की कप्तान ऑस्ट्रेलिया की मैंग लैनिंग को बनाया है। बात करें 23वें प्रश्न की कि आईसीसी की दशक वनडे और टी20 टीमों के कप्तान किसे बनाया गया है, तो पुरुषों की टीम की बात कर रहा हूँ, इसमें महेंद्र सिंह धोनी को वनडे और टी20 का कप्तान बनाया गया है, जबकि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो आईसीसी ने मौजूदा दशक की जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों की टीम चुनी है, वनडे, टेस्ट और टी20 इनकी घोषणा की है और भारत के विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को वनडे और टी20 टीमों का कप्तान बनाया गया है। टेस्ट टीम में भारत में जो शामिल विराट कोहली हैं, उनके अलावा स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी शामिल हैं। पुरुष वनडे टीम में भारत के रोहित शर्मा शामिल हैं, विराट कोहली शामिल है और महेंद्र सिंह धोनी तो इसके जो हैं कप्तान हैं ही। इसके अलावा टी20 में रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी जगह दी गई है। बात करेंगे अब 24वें प्रश्न की कि फीफा अंडर-17, अंडर-20 ये 2 विश्व कप आयोजित होने थे 2021-22 में। इन विश्व कप प्रतियोगिताओं को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इनको अब 2023 तक के लिए, 2024 के लिए नहीं, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो विश्व कप जो विश्व फुटबॉल की प्रशासनिक संस्था है फीफा, इसने अंडर-17 और अंडर-20 विश्व कप प्रतियोगिताओं को कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया है। ये टूर्नामेंट 2021 में आयोजित होने थे और अब इनका आयोजन 2023 में किया जाएगा। अंडर-20 विश्व कप इंडोनेशिया में होगा और अंडर-17 पेरू में आयोजित किया जाएगा। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब आज का हमारा सवाल आए उससे पहले कल के सवाल का उत्तर आपने दिया था कि किस राज्य में गोबर से बने उत्पादों के लिए पहला गोधन एम्पोरियम खोला गया है, और आप में से पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया है कि जैसे ही गाय या गोबर की बात सुनते हो तो आप सीधा उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हो। ऐसा नहीं है, भारत में दूसरे भी राज्य हैं और गाय गोबर के लिए वो भी काम कर रहे हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर छत्तीसगढ़, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से काफ़ी ने फिर भी सही उत्तर देने की कोशिश की थी। आज का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि 2021 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो इनमें से कौन होंगे मुख्य अतिथि, कमेंट करके ही बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।